हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड पुलिस के लिए जो हमारी स्पेशल स्टैटिक जीके की सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट की है। उसका अगला पार्ट ये है और आपको मैं बता दूं कि इस स्टैटिक जीके के सहारे आपकी पूरी प्रिपरेशन चेक हो पाएगी। आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे और आप देख पाओगे कि आपने जो पढ़ा है क्या आपको वो अच्छे से याद है या क्या कैसे नए क्वेश्चन बन सकते हैं। हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो बन सकते हैं या हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये स्टैटिक जीके आपके कंप्लीट कोर्स के हिसाब से जो भी एग्जाम में जीएस का पार्ट आएगा उसके हिसाब से चल रही है। उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ अगर आप इन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी जीएस का पार्ट आता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, क्वेश्चन को फटाफट पढ़ना है और आंसर करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे हैं, नोट कर लेना है और आपको अपने बेस में ऐड कर लेना है। नोट्स बनाते समय ध्यान रखिए कि आपके एग्जाम के हिसाब से कितने ज़रूरी क्वेश्चन ये होने वाले हैं। अगर वो याद हो रहे हैं, आपने पढ़े थे लेकिन भूल गए, फिर से याद कर लो। जैसा पहला क्वेश्चन है इसी के को पढ़ो और आगे चलो। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। किसका डिजाइन बनाया था? राष्ट्रीय ध्वज का। चार नाम आपके सामने हैं और आप आंसर कर पाएंगे। उम्मीद है अब तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा। देखिए, वीडियो लेक्चर देखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप देख रहे हैं उसमें आपका टाइम कम आपको लगे और आपको नॉलेज ज़्यादा मिले। यही कोशिश पाठशाला की रहती है, क्योंकि हम भ्रमित नहीं करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसमें 10 बातें बता दो, भाई 2 बातें बताओ, वही करो, वही फॉलो करके अगर आपका अच्छे से आप पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, बात ही खत्म। पिंगाली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको लिखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को। हमारे जो पाठशाला कोचिंग ऋषिकेश के ऑफलाइन बैच हैं इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, वो लास्ट मंडे से स्टार्ट हुए हैं, मंडे से शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो मंडे से शुरू हुए, आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। ये सभी न्यू बैचेस अवेलेबल हैं। उत्तराखंड पुलिस के लिए स्पेशल एक बैच चल रहा है ऑफलाइन का, जिसका टारगेट है उत्तराखंड पुलिस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बहुत सारे प्राइज दिए जाते हैं, अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं। जैसे नोबेल प्राइज़ की अगर बात करें तो इसके ऊपर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर पूरी एक वीडियो बनी हुई है। कैसे मिलता है, क्या इसकी हिस्ट्री है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। आगे देखो और समझो। कलिंग जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के लिए लोकप्रिय है? डेविड कोहेन कहाँ पर दिया जाता है? बोरलोग प्राइज और पुलतीजर प्राइज। आपको बताना है कि इनका रिलेटेड फील्ड कौन सा है। जैसे देखो, कलिंग पुरस्कार, कलिंग अवार्ड यहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र के लिए फेमस है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए है, बात बिल्कुल सही। बोरलॉग जो अवार्ड है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। जितने लोगों ने भी हरित क्रांति के बारे में सुना होगा या ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, वो इंटरनेशनल मामले में नॉर्मन बोरलॉग का नाम, विजय गॉड का नाम और विलियम्स गॉड का नाम। और भारत में कौन? भारत में एम एस स्वामीनाथन का नाम। भारत में एम एस स्वामीनाथन का नाम जानते होंगे। एम एस स्वामीनाथन का नाम जानते होंगे। पुलतीजर पुरस्कार की अगर बात है तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब यही जो है गलत मैच है, सही सुमेलित नहीं है, यही बताना था। तीनों मैच हैं, ये मैच है, ये सही मैच है, ये नहीं है। पुलतीजर अवार्ड किस में दिया जाता है? तो देखो, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, यहाँ आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। किस से रिलेटेड है पुलतीजर? तो देखोगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, पर्यावरण अध्ययन। तो इसका सही आंसर है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 में पुलतीजर अवार्ड की शुरुआत की गई, 1917 में की गई और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं, अपने 40 मार्क्स के लिए आप खूब तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा।
तैयारी करते रहिए और चीज़ों को देखिए। नासा का नाम आपने सुना होगा, अगर ये नाम नहीं सुना है तो इंडिया के मामले में इसरो के बारे में सुना होगा, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ है, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है नासा, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 29 जुलाई 1958। ये बहुत बार एग्जाम में आता है नासा का कि किस देश की स्पेस एजेंसी है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और इसकी फुल फॉर्म भी आती है। जैसे इसरो की मैंने आपको बता दी, नासा की आपने मुझे बतानी है। अगर आपने इसको पढ़ लिया होगा और मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो आप कर पाएंगे कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात को और गहराई से समझो। देखो, कभी कभी होता क्या है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के बदले क्या लिखा हुआ आता है, एजेंसी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो याद रख लो कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर पार्ट से इस वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, सब जगह से इसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बायोलॉजी से, साइंस के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आपको ध्यान देना है कि इसी तरह का पेपर भी आपका आता है और आप प्रैक्टिस कर पाओगे। क्वेश्चन की बात है तो देखो बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, फिर से मैच द फॉलोइंग है। इस तरफ कुछ डिजीजेस दी गई हैं कि किस वाइटमिन्स की डेफिशिएंसी के कारण ये बीमारी होती है, जैसे स्कर्वी, रिकेट्स, रक्ताल्पता, इसको एनीमिया भी कह सकते हैं, ठीक है, रक्त की कमी। अगर ये शब्द बहुत भारी आपको लग रहा है, इसका मतलब है रक्त की कमी। क्या मतलब है, रक्त की कमी, ठीक है। अब मिलाना है भाई, तो जो आता है वो मिला दो, जैसे रिकेट्स है ना, विटामिन डी, स्कर्वी की बात है विटामिन सी, रतौंधी की बात है जिसमें दिखाई देना कम होता है विटामिन ए की बात है, और रक्ताल्पता बचा तो बी आ रहा है। अब देखा हम इसे क्या करते हैं, बी जो होता है वो बी कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो, बी श्रेणी का है, B12 कर लो। छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आ जाएं और आप प्रैक्टिस के साथ साथ ये देख पाओ कि ये पोर्शन आपने अभी तक पढ़ा नहीं है और अब आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं मैच द फॉलोइंग में कहानी क्या है। देखो, इस वीडियो का एक ही माध्यम है कि एक ही तरीका है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाए, इसलिए मैच द फॉलोइंग को रखा जाता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं एक एक क्वेश्चन रखने के बजाय। कुछ टेस्ट होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ डिजीज़ होती हैं कि पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कौन सा टेस्ट होता है। एग्जाम में भी इस तरह से सवाल आता है, बोला जाता है विडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है, डिक टेस्ट, टॉनिकेट टेस्ट, आरए फैक्टर टेस्ट या एलिसा टेस्ट। तो जो आपको आता है वो मिला दो। एलिसा की फुल फॉर्म भी कई बार आती है, ठीक है, एलिसा की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट, ऐसे इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका रिलेशन है एड्स के साथ, एड्स की जांच इससे होती है। आरए फैक्टर की बात है तो रियोमैटिक फैक्टर होता है जो गठिया के लिए जाना जाता है। टॉनिकेट टेस्ट होता है स्कारलेट के लिए, और टॉनिकेट टेस्ट होता है डेंगू के लिए। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इधर कर लेते हैं इसको। और डिक टेस्ट जो होता है ये होता है स्कारलेट फीवर के लिए, और विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। तो आप समझ पाएंगे, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर से मिला देते हैं, विडाल बोला, ये डा का साउंड आप यहाँ पर देख रहे हो, मैच कर सकते हो क्या, टाइफाइड से। डिक टेस्ट की बात है स्कारलेट फीवर से। टॉनिकेट टेस्ट की बात है डेंगू बुखार से। आरए फैक्टर की बात है, मैंने बोला गठिया। एलिसा टेस्ट की बात है एड्स, ठीक है, और एलिसा की फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लॉग शब्द आपने सुना होगा, ये किन दो शब्दों से मिलकर के बना है। आजकल यूट्यूब का जमाना है, आप सभी इस वीडियो को भी आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, इसी तरह से ब्लॉग भी होते हैं, ठीक है। वो वी लॉग है और ये बी लॉग है। तो ये दो शब्द किन दो शब्दों से मिला है यही आपको बताना है। कंप्यूटर से रिलेटेड एक सामान्य सवाल ले लिया है हमने, गरीबों वाला ये सवाल है और इसको बिल्कुल याद कर लो। आगे चलते हैं। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है। लेज़र आप देख रहे हैं, लेज़र आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, कई बार इसका यूज़ किया जाता होगा। लेज़र के बारे में अगर जानना चाहेंगे, 4 ऑप्शन हैं, आपको फुल फॉर्म देख लेनी है। देखो, मैं सीधा सीधा चारों पढ़ने की बजाय, टाइम कम लगे, आपको आंसर बता रहा हूं कि लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब एग्जामिनर कहाँ कहाँ पे खेल करता है, तो एक तो इस शब्द पे, एक इस शब्द पे, और एक इस एमिशन वाले पे। आ रही है बात समझ में। तो बस लाइट एम्प्लीफिकेशन तो रहेगा। अब यहाँ पर लॉन्ग कर लिया, लोकली कर लिया, लाइट कर लिया, तो देखो लोकली और लॉन्ग तो वैसे ही बाहर कर दिया, लाइट पे आ गए। एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडियो, तो ये खेल हो गया यहाँ पर। आ रही है बात समझ में, ईजी चीज़ें हैं।
याद करो, पर इस तरीके से कि आपको पता हो कि 4 ऑप्शन आने हैं मेरे एग्जाम में और याद होती हैं फिर चीज़ें, तो याद इसी तरीके से किया जाएगा। समझना, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, यानी कि जो आपके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है। अब आप में से कुछ लोग ये देखेंगे और कहेंगे हमने पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा है, पर याद नहीं आ रहा है। तो देखो ये याद करो, आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तो सेल्सियस में तो 37 होता है, सेल्सियस में कितना होता है 37 होता है, ठीक है। और अगर वैसे बात करें तो 98.6 जो होता है, जो फ़ारेनहाइट में होता है, वो ये फ़ारेनहाइट में जो होता है वो स्वस्थ मनुष्य का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वरना सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट भी था, 98.4 भी था, कई लोग इस पर भी तुक्का मार देंगे कि ये भी हो सकता है। तो सही आंसर ये है। अगर आपको ये चेक करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूले हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, फिर से देखो, आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी टेम्परेचर को। मतलब आप जान सकते हो कि इतना सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट में होगा। अगर आपको सेल्सियस दिया गया है, फ़ारेनहाइट बताना है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। नोट कर लो, कुछ नहीं करना है, सेल्सियस की वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो, ठीक है। फ़ारेनहाइट दिया है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखो, सॉल्व करो और सेल्सियस आपके सामने आ जाएगा। मतलब आप चेंज कर सकते हो। 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा। चपचार कूट जो है, चपचार कूट त्यौहार, कई तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। कुछ फेस्टिवल आपके स्टेट में मनाए जाते हैं और कई पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेटों में मनाए जाते हैं। तो देखो चपचार कूट है, चपचार कूट का संबंध इन 4 राज्यों में से है। चारों के चारों राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं और आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखो मिज़ोरम जो होगा, मिज़ोरम है ना, और चपचार कूट मनाया जाता है मिज़ोरम में। तो कूट दिया गया है, किसको कूट दिया गया है, मिज़ोरम को कूट दिया गया है, रम पी करके कूट दिया गया है। ऐसे आप समझ सकते हो, याद कर सकते हो। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग है, तो नेशनल पार्क की बात है। 105 नेशनल पार्क आपको पढ़ लेने चाहिए एक बार, क्या पता कोई एक नेशनल पार्क आपके उसमें आ जाए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी ये स्टैटिक जीके की जो हमारी सीरीज़ है, इसमें इसी तरह से कवर करा के आपको सभी नेशनल पार्क याद करवाए जाएंगे। कहा गया डाची गम वन्य जीव अभयारण्य, केवलादेव घाना पक्षी विहार, कान्हा पेरियार कहाँ पे है। आप समझना बात को, ऑप्शन देख लो यहाँ पर, तो जो जहाँ याद आ रहा है वो आ रहा होगा। घाना पक्षी विहार केवलादेव राजस्थान में आ रहा होगा। कान्हा की बात है, पेरियार की बात है तो पेरियार नदी बहती है केरल में। कहानी हो गई समाप्त, याद भी होती जाएंगी चीज़ें। बोला डाची गम, भाई साहब गम है कहाँ है, गम है जम्मू कश्मीर में। क्यों है गम जम्मू कश्मीर में, बोला आतंकवाद से घिरा रहता है, पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद वहाँ पर फैलाया जाता है। तो डाची गम है, गम है कहाँ, जम्मू कश्मीर के लोगों में, ठीक है। अब धीरे धीरे खत्म किया जाएगा वो। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ, मध्य प्रदेश। आ रही है क्या बात समझ में, याद कर लोगे, इजी है। आगे चलते हैं। अब पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। पूर्ण स्वराज्य की शपथ की बात है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया है। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी है, आपने खुद से पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री, या आप हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री की एक बार क्लास जा करके देखो, पढ़ो उसको, देखो कि कैसा वहाँ पर पढ़ाया गया है। अगर आप 2G 3G स्टूडेंट हैं तो आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी वो 5G की तरह समझ आएगी, मतलब बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से। कहाँ पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात की थी, तो जवाब है लाहौर का अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और वहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात की थी कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। यही उसका एक्सप्लेनेशन है कि कांग्रेस का 44वां अधिवेशन हुआ, 1929 की ये बात है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में किसकी बात की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी। और यहीं पर डिसाइड किया गया था कि भैया क्या करेंगे, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो जानकारी है, देख लो, कभी कभी पूछा जाता है भारत ने अपना प्रथम स्वाधीनता या आज़ादी का दिवस कब मनाया था। स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस कब मनाया था, स्वाधीनता दिवस कब मनाया था, ठीक है, कब मनाया था ऐसा पूछा जाता है। तो कब मनाया था, तो ये इसका आंसर है 26 जनवरी 1930 को निश्चय किया गया था लाहौर अधिवेशन में।
जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ हुई, तो आप बोलोगे 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। बात बिल्कुल सही है। जो 2G बच्चे होंगे वो 1526 भी जानते होंगे, 3G बच्चे होंगे वो अकबर और हेमू को जानते होंगे, जो थोड़े से अच्छे बच्चे होंगे यानी कि 5G होंगे वो जानते होंगे ये कि तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में। किसके बीच हुई है? तो देखो इन्फॉर्मेशन उठा लो, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य 2 लड़ाइयों में तो मुगलों का मुकाबला हुआ है, लेकिन यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली है और मराठों को हराया है। पूछा गया उस समय पर मुगल बादशाह कौन था? आंसर इसका आसान हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं कि हिस्ट्री में जब एक जगह पे एक इंसिडेंट हो रहा है तो दूसरी जगह पे कौन व्यक्ति कहाँ पर क्या कर रहा था। सामान्य बात है। जैसे क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, आप सभी को मालूम होता है कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नोटबंदी हुई थी। और उस समय पर आरबीआई के गवर्नर कौन थे? अब आप बोलोगे ये कैसा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आप ये पूछ रहे हो। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे ये बताना है तुम लोगों को, ध्यान देना। इसी तरह का ये प्रश्न है कि कहानी कुछ और हुई है, उस समय पर रिलेटेड जो बात है वो पूछ ली गई है, तो हम शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट और कौन थे। शाह आलम द्वितीय है अली गौहर, ये भी पढ़ करके आप याद कर लोगे, आसान है ये। इनका कुछ टाइम ड्यूरेशन रहता है, इसको ध्यान से देखो और चीज़ों को समझो और चीज़ों को समझ लो। देखो यहाँ ध्यान से देखना, बहादुर शाह से कहानी शुरू हुई 1707 से 1712, 1712 से 1713, इस तरह से 57 तक अपन जाएंगे। हमें जाना है अली गौहर के पास, शाह आलम द्वितीय के पास, तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। 1759 से 1806 तक का टाइम था। शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा हुआ था और मराठों के साथ अहमद शाह अब्दाली लड़ रहा था पानीपत की तीसरी लड़ाई। जब क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको याद करने का शॉर्टकट भी बताएंगे कि आप इनको क्रम से कैसे याद कर सकते हैं। तो एक चीज लिख दे रहे हैं आपके लिए, याद रखिएगा, बीजे एफएम आ सब, समझिएगा बात को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो जाएंगे ये, 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। अब ये जो कोड है, क्या कोड है ये आपने पढ़ना है, बीजे एफएम आ सब, ये कोड है इसका, ये कोड याद कर लो। इतने सारे नाम मत याद करो, ये याद कर लो। अब आपको सबसे पहले यह पता चल जाएगा कि कौन किसके क्रम के बाद आया है। बीजे बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरुख सियर, है ना, मोहम्मद शाह। अब ये देखो यहां पर अहमद शाह और आलमगीर, अहमद शाह और आलमगीर, और अहमद शाह आलमगीर के बाद आलमगीर सेकंड है भाई। तो देखो ये वाला ए के बाद ए आ रहा है तो दूसरी बार ए आ रहा है, सेकंड हो गया। यहां शाह आलम है, सेकंड के बाद सेकंड है तो शाह आलम सेकंड हो गया, अकबर सेकंड हो गया, फिर है बहादुर शाह जफर, और कुछ लोग बहादुर शाह जफर को भी क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। तो मिनटों में नाम तुम्हें याद हो जाएंगे अगर तुम पाठशाला ऋषिकेश के कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो। ईयर भी याद करवा दूंगा लेकिन अगली क्लास में। आगे चलते हैं, समझना। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं किसका बेटा? बोलोगे बाबर का, हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया। जिस मुगल सल्तनत को हम पढ़ते हैं उस पर ध्यान देना कि हुमायूं बाबर का बेटा जो हुआ उसको बाहर निकाल दिया गया। किसने बाहर निकाला अगर पूछोगे तो शेर शाह सूरी का नाम मिलेगा, लेकिन बोला जाता है किस युद्ध के बाद वो बाहर निकला, 1540 की बात है। तो हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े हैं, उनमें से 39 और 40 के जो वॉर हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। जरा ध्यान देना, 39 में हुआ था चौसा, कौन सा हुआ था? चौसा का। फिर हुआ कन्नौज का, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चौसा और कन्नौज का, है ना, चौसा सही है, चौसा और कन्नौज का, कन्नौज या बिलग्राम इसको लिख सकते हो, बिलग्राम का, ठीक है, चौसा या बिलग्राम का युद्ध हुआ। तो 1540 की बात है, आपके पास 2 ऑप्शन है, समझना। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की, जबकि इसने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। इसके पश्चात हुमायूं को विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ।
विजय होने के बाद हुमायूं को पुनः गद्दी मिल गई। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चौसा के बाद 1540 का जो युद्ध है वो है कन्नौज का, कन्नौज बिलग्राम का, और यहां पर है ये चौसा का। और ये बात समझ में, इसके बाद हुमायूं को बाहर कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और ये एक्सप्लेनेशन चाहो तो देख सकते हो दोबारे। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? 4 ऑप्शन हैं, वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष। तो आप सभी को मालूम होगा कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी। भगत सिंह को फांसी हुई थी सैंडर्स की हत्या के मामले में, सैंडर्स की हत्या के मामले में हुई थी। और सैंडर्स के हत्या मामले की जो केस फाइल थी उसका नाम था लाहौर षड्यंत्र केस, है ना। भगत सिंह जी ने क्यों उनकी हत्या कर दी थी, बात समझना कि क्या हुआ था। लाला लाजपत राय 1928 में साइमन कमीशन को उसका विरोध कर रहे थे, और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन पर बरसाए गए थे डंडे, और डंडे जब बरसाए गए थे तो उसका बदला लेने लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, हत्या हो, मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भगत सिंह भाई साहब ने क्या किया। भगत सिंह ने, राजगुरु ने और सुखदेव ने मिलकर के लाहौर षड्यंत्र के मामले में अगर देखा जाए तो सैंडर्स की हत्या करी, लाहौर का मामला था, तो ये सारी चीजें हो गई। लाहौर में वहां पर डंडे पड़े थे लाला लाजपत राय को। आगे चलते हैं। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। देखो समझना, क्वेश्चन है कि दोनों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है, तो ऑप्शन के हिसाब से कि अधिकार की बात की जा रही है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों को भी प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अपना दिल से तुक्का लगाओ इस पे पूरी तरीके से, और मैं तुमको चीजें समझाऊंगा। तुम जैसे ही ऑप्शन को देखोगे तुम बाहर करते चलोगे कि विदेशियों को राजनीतिक अधिकार तो नहीं हो सकते सर, सिविल अधिकार नहीं हो सकते सर, मौलिक और विधिक अधिकार होंगे। और कई लोग सोचेंगे कि मौलिक अधिकार हो जाएंगे, तो जो लोग मौलिक अधिकार सोच रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर बात है कि नागरिक और विदेशियों को पूर्ण रूप से दोनों अधिकार प्राप्त हों। तो इनको यहां पर प्राप्त हैं लीगल राइट्स, जो लॉ देता है, जो कानून देता है, कानून के अंतर्गत दिए जाने वाले राइट्स उनको, विधिक राइट्स उनको प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु, रिटायरमेंट एज क्या है किसकी, राष्ट्रपति की 75 वर्ष का के हिसाब से कोई सीमा नहीं है, 80 वर्ष, 70 वर्ष। तो जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो सीधा सीधा लगाएंगे कि कोई सीमा रिटायरमेंट की नहीं है। किसी भी राजनीतिक पोस्ट की कम से कम रिटायरमेंट एज तो नहीं है, यही बात इस एक्सप्लेनेशन में है, चाहे तो देख सकते हैं। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु जो होती है वो होती है 35। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुछ एज ग्रुप है, उसे याद कर लो, 21 का, 25 का, 30 का और 35 का। 21 का ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हो, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हो तो यहाँ, राज्यसभा का लड़ना चाह रहे हो, विधान परिषद का लड़ना चाह रहे हो, प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हो और गवर्नर बनना चाह रहे हो, ये एज क्राइटेरिया आपका होता है। ये है ग्राम प्रधान के लिए, ठीक है, ग्राम प्रधान के लिए है ये। तो चीजें इस तरीके से हैं। आगे चलते हैं। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? लोनी और क्षारीय मृदा, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है, रेगूर है, इधर रेगूर होना चाहिए था, बंगर है, बांगर होना चाहिए था, कल्लर, खादर, इस तरीके से ये ऑप्शन है। तो थोड़ा सा सही कर देते हैं, कल्लर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होती है समझना जरा। लोनी और क्षारीय मिट्टियाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों को रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, धुर, कर्ल एवं चौपान आदि नामों से जाना जाता है। देखो समझना कि एक्सप्लेनेशन तो हमने आपको बता दी, चीज़ें आसान हैं, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, बहुत इजी, और कुछ क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगते हैं कि पहले तो ये क्वेश्चन हमने देखे ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। नए क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, बात समझो। 100% कट ऑफ कभी किसी एग्जाम का नहीं गया, कम ही जाता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। झूम की बात है, झूम खेती, झूम क्या है? झूम एक प्रकार का कृषि है, झूम एक प्रकार का कृषि है। क्वेश्चन कर लिया होगा तो सीधा आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि हम आपसे बात कर लिए हैं इतनी देर में। तो देखो झूम है कृषि, खेती का एक प्रकार है, बात बिल्कुल सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि झूम क्या है, कहाँ होती है, ये सब चीज़ बताने के लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ कि इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँच जाए। मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि कहते हैं। इस क्रिया में जली हुई
पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करती है। ज़्यादा फर्टाइल होती है ना, फर्टिलाइजर का काम करती है। साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों यथा लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा की जाती है। सारे पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, तो झूम कृषि तुम समझ गए होंगे, चीज़ें आसान हैं। यह है मुल्लई पेरियर, कई बार आप इसे मुल्ला पेरियर पढ़ेंगे कि ये एक डैम है और डैम में दो राज्यों का झगड़ा है। कौन है वो राज्य, स्टेट? ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जब किसी मामले में कुछ दो राज्यों के मध्य क्या होता है, दो राज्यों के मध्य होता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब समझो मुल्ला पेरियर बांध है, आसान चीजें हैं। आपको तमिलनाडु, साउथ इंडिया के मतलब साउथ इंडिया का ही मामला है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। क्या हो जाएगा? मुल्ला पेरियर बांध तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर लाइन में है और यहां पर ये झगड़ा बना हुआ है। इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, तो इसे करंट अफेयर भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन न्यूज़पेपर में कई बार देखने को मिलते हैं। क्या है? तमिलनाडु और केरल है, एक्सप्लेनेशन है। आगे चलते हैं बिना समय गवाए। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को कि नक्शों पर जो क्षेत्रफल है उसको मापना हो तो कौन सा ये यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? पैलिनोमीटर, हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ, ऑपिसोमीटर। क्या लग रहा है आपको? तुक्का मार लीजिए, अगर गलत हो जाओ तो सीधा सीधा आंसर देख लेना कि पैलिनोमीटर कहते हैं। ओपिसोमीटर का भी संबंध है, क्या है चीज़ों को समझना। पैलिनोमीटर द्वारा मानचित्रों पर क्षेत्रफल को मापा जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, जैसे कल वाली क्लास में सिस्मोग्राफ एक क्वेश्चन था। ऑपिसोमीटर क्या नापता है? लंबाई को नापता है। ये क्षेत्रफल को मापता है, ये लंबाई को मापता है, याद रख लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो जीएस के लिए लूसेंट पढ़ो और रट रट करके इसको याद कर लो। इतनी चीज़ें इसमें मिलेंगी और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो, अच्छे से समझ आएंगी चीज़ों को पढ़ करके। जब कोई चीज़ ज़्यादा ही समझ ना आए तो तब दूसरे सोर्सेस को तुम्हें यूज़ कर लेना है। चलिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा, आपने देखा होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक लाल कलर छा जाता है ना, लाल सा कलर हो जाता है, वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। इसका कारण क्या है? ऐसा ही क्वेश्चन लोअर पीसीएस में देखने को मिला था। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं फिलहाल, इसका आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा। बाकी चीज़ों को आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस को गोबर गैस भी बोला जाता है। बोला उसका मुख्य घटक क्या है भाई? जैसे एलपीजी का होता है, क्या होता है एलपीजी का? एलपीजी का है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। इसे कैसे याद कर सकते हो? एलपीजी है, अगर ज़्यादा ही तुम सूंघ लिए उसको, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। बीपी का मतलब क्या? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ये इसका मिक्सचर होता है भाई, ये मिलता है इसमें। बायोगैस की बात है, ध्यान देना। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस गोबर गैस में कह रहा हूं, गोबर दलदलिया क्षेत्रों में, धान के खेतों में क्या मिलती है? मेथेन मिलती है। एक्सप्लेनेशन भी देख लो, चीजें काम आएंगी तुम्हें। और एक ऐसा सेशन है जो तुम्हारे जीएस को स्ट्रॉन्ग से अच्छा कर सकता है, बेहद अच्छा कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आप समझो इस बात को, इजी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बता सकते हो कि कैसा क्वेश्चन क्या आपको चाहिए, कैसा स्टैटिक पार्ट होना चाहिए। जो मेरा क्वेश्चन था वो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 8 नवंबर की ये बात है, 2016 का वो समय, रात के 8 बजे, है ना। अगर डेट सही है तो हो सकता है कि डेट गलत हो जाए, बट मुझे 2016 याद है। नोटबंदी क्या हुआ था? नोटबंदी किया गया था, नोट बदले गए थे। और नोट बदले गए थे, मैंने आपसे सवाल पूछा है, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? और अगर तुमको नहीं मालूम है तो जागने का समय है, जागो और देखो क्या एग्ज़ाम के लिए तुम्हारी तैयारी सही चल रही है। आगे चलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पाठशाला ऋषिकेश को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।